हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सनातन टेक्सटाइल्स का आईपीओ जो कि 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। आज है तारीख 19 दिसंबर और आज ये आईपीओ ओपन हो गया है। तब वीडियो लाने में इसीलिए देरी होगी क्योंकि जनरली मैं वीडियो 1-2 दिन पहले ही दे देता हूं रिव्यू वाला। आज उसी टाइम वीडियो इसीलिए आया क्योंकि आज की तारीख में 5 आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। कल की तारीख में और आईपीओ ओपन होंगे तो ओवरलोड थोड़ा ज्यादा है। ओवरलोड होने के कारण क्या है कि वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी हो गई। तब अगले वीडियोस फटाफट आते रहेंगे। आज सुबह से उठ गया हूँ, काम पे लग गया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इसके लिए हम जनरली 4-5 पैरामीटर्स देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे जिससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 10 से 12% के बीच में बता रहा है। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा होता है बट एजुकेशन पर्पज के लिए हम जान रहे हैं। तो 10 से 12% बता रहा है और लगभग आप मान के चलिए 32 से 35 रुपए के आसपास बता रहा है। पूरे ग्रे मार्केट के भरोसे ना रहे, ये गलत भी हो सकता है। फिर इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, मतलब एफआईआईस की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, उन दोनों में इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है। मैंने कल की तारीख में इसकी एंकर लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया था रात को, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। लगभग 6.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2005 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 19 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। बट अगर प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर काफी एक्सपीरियंस्ड है। 100 साल हो गए हैं इस यार्न इंडस्ट्री है, जो धागे वाली इंडस्ट्री है, उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है अपने सेक्टर का। अब ये कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी जो है धागा बनाती है। धागा मतलब किसी को हिंदी समझ में नहीं आती होगी, तो यार्न ये मैन्युफैक्चर करती है। धागा देखिए, जो कपड़े होते हैं, किसी कपड़े, कोई भी कपड़ा होता है, उसके अंदर धागा होता है, उसके बाद कपड़ा बनता है, ठीक है। तो ये धागा जो है वो ये मैन्युफैक्चर करती है, मतलब यार्न मैन्युफैक्चर करती है। धागे हर जगह यूज होते हैं, जैसे कपड़ों के अंदर जो हम कपड़े ये पहनते हैं, जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, हमारे जैकेट वगैरह है, स्वेटर है या अंडर गारमेंट्स भी, कुछ भी हो तो उनके अंदर ये धागे यूज होते हैं। उसके अलावा ये चादरें हैं, फिर पर्दे होते हैं, फिर उसके अलावा सीट कवर होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जो कपड़े होते हैं। उसके अलावा धागा स्पोर्ट्स की बॉल के अंदर भी यूज होता है। बॉल जो होती है ना, उसके अंदर धागे आप यूज होते हैं, लेदर वाली बॉल के अंदर। तो धागा जो है हर जगह यूज होता है, मतलब इसका हर बहुत उपयोग है। तो ये जनरली 3 टाइप के यार्न मतलब धागे मैन्युफैक्चर करती है। पहला तो है पॉलिस्टर यार्न, पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं, आपको पता है, उसका यार्न मतलब पहला धागा। फिर दूसरा है कॉटन यार्न, कॉटन के कपड़े आते हैं, उसका धागा। फिर तीसरा आता है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब जैसे स्पोर्ट्स के अंदर यूज होते हैं। फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर सीट बेल्ट है, सीट कवर वगैरह है। फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके अंदर हैवी कपड़े वगैरह होते हैं या हैवी शूज, जो भी मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती है, मतलब मजबूत टाइप की या अलग टाइप की जो भी टेक्सटाइल है, वो भी इसके भी धागे ये मैन्युफैक्चर करती है। तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद अच्छी वैरायटी है। इसके पास अभी 3200 एक्टिव वैरायटीज है, 3200 और ये 14,000 से ज्यादा वैरायटीज बना सकती है। मतलब 3200 अभी एक्टिव वैरायटीज इसीलिए जिसकी डिमांड होगी, और 14,000 से ज्यादा ये बना सकती है, इसकी कैपेसिटी है। फिर 45,000 SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं, अभी इसके पास है। और 1,90,000 SKUs रखने की कैपेसिटी है। और इसके विदेशों के अंदर भी माल सप्लाई होता है, 25+ कंट्रीज में प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स है 7 कंट्रीज के अंदर। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सीलवासा के अंदर, मतलब गुजरात के पास। और अगर इसके क्लाइंट्स की बात करें, क्लाइंट लिस्ट काफी अच्छी है। मतलब क्लाइंट लिस्ट में कौन होगा, जो ये टॉवल मैन्युफैक्चर करते हैं, जो चादरें मैन्युफैक्चर करेंगे, या जो भी टेक्सटाइल वाले कपड़े मैन्युफैक्चर करेंगे, वो ही इसके क्लाइंट्स होंगे। तो उसमें एक वेल्सपन है, वेल्सपन काफी बड़ा नाम है, जो टॉवल वगैरह के अंदर अगर आप टॉवल वगैरह लेने जाओगे तो उसमें वेल्सपन बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा वॉल्सन, ट्यूलिप, ऐसे कई सारे इसके क्लाइंट्स है। तो काम नो डाउट अच्छा है, सेक्टर ये बढ़िया है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। प्रमोटर्स इसके अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, तो उसके अंदर क्या होगा कि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, इसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, वैल्यूएशंस अच्छी होनी चाहिए। तो देखते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं इसके। तो फाइनेंशियल 2022 से 2024 तक दिए गए हैं और एक क्वार्टर गया, FY25 एक क्वार्टर 30 जून 2024 तक के दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें, साल दर साल बढ़े हैं, 1796 करोड़ से 2500 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, काफी अच्छी बात है। रेवेन्यूज का देखें तो 3200 करोड़ से 2900 करोड़ तक पहुंच गया है, मतलब डाउन हुआ है, ये नेगेटिव बात है।
फिर उसके अलावा FY24 का एक क्वार्टर का देखें तो लगभग एक क्वार्टर में 787 करोड़ रुपए जैसा जनरेट किया है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3200 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो मतलब अगर इसी गति से चलता है तो इस साल अच्छा ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, बट देखते हैं, ये तो पूरे ईयर का आना बाकी है। प्रॉफिट डाउन हुआ है 355 करोड़ से 133 करोड़ रुपए हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन जो 10 से 12% चल रहे थे अभी 4-4.5% जैसे इसके प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये भी बड़ा नेगेटिव है। रेवेन्यू डाउन हुआ है, प्रॉफिट डाउन हुआ है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है और इसके बाद में बोरिंग्स उधारी भी बड़ी है, 644 करोड़ रुपए की अभी उधारी है। तो 160 करोड़ तो प्योर इसके डेट चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है कंपनी, जो फ्रेश इश्यू से पैसा जुटाएगी 400 करोड़ रुपए, और 140 करोड़ रुपए अपना डेट भी चुकाएगी। इसकी सब्सिडरी कंपनी है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगी। तो मतलब काफी हद तक ये डेट तो अपने आप पे कर रही है, बट आईपीओ के बाद भी इसके ऊपर डेट रह जाएगा, तो ये एक बड़ा नेगेटिव है। फिर उसके अलावा ROE ROC वगैरह कम है, 11% के आसपास, मिनिमम 15% या उससे ऊपर हो तो बढ़िया है। फिर इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 17 के आसपास का। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। रेवेन्यू है 2900 करोड़ रुपए के आसपास। तो अदर जो इसके पीयर्स हैं उनके मुकाबले, रेवेन्यू के मुकाबले काफी छोटी कंपनी है। तो पीयर्स के देखें तो KPR मील्स है, वर्धमान है, इंडो काउंट है, एक ट्राइडेंट भी है। तो उनका पी अगर देखें 22 से 40 के बीच में निकल कर आता है। ट्राइडेंट का 50 के आसपास निकल कर आता है और इसका पी है 17 का। तो पी वाइज देखें तो वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आ रही है, ज्यादा महंगी नहीं है। तो फाइनेंशियली कमजोर है, फंडामेंटली भी थोड़ी वीक नजर आ रही है, बस इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी ठीक है। इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। 305 रुपए से लेकर 321 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 46 मतलब 46 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 550 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है लगभग 400 करोड़ रुपए के। OFS है 150 करोड़ रुपए का और फ्रेश इश्यू के जरिए अपना डेट वगैरह पे करेगी। रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर को। मार्केट कैप करीबन 2700 करोड़ रुपए के आसपास का है आज की तारीख, मतलब ये जब लिस्ट होगी। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में डीमेट अकाउंट नहीं है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी लिंक फ्री में, डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम पर कभी कभार नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलते तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज पैरामीटर्स। तो सबसे पहला जीएमपी अभी थोड़ी सी कम बता रही है, ठीक है, बट डिमांड तो है 10-12% के आसपास है। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया रहता है 20% के आसपास का, और वैसे जीएमपी का अंदाजा है। फिर एंकर डस्ट ठीक आई है, लगभग 6.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। फिर बात करें वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। फिर चौथा है सब्सक्रिप्शन वगैरह अभी देखते हैं, ओपन होता है उसके बाद पता चलेगा। उम्मीद है कि अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो ओवरऑल भाई जो 4 फैक्टर हैं उसमें से अभी 2 से 2.5 फैक्टर तो ठीक लग रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है, डिमांड कैसी आती है, उस हिसाब से पता चलेगा। अभी जल्दबाजी तो हमें नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करने चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि इसका सेक्टर बढ़िया है और इसकी एंकर लिस्ट वगैरह अच्छी है ये, और फ्रेश इश्यू थोड़ा पोर्शन है जो अपना डेट वगैरह पे करेगी, मुझे अच्छी बात लगी। फिर उसके अलावा वैल्यूएशंस इसकी सही लग रही है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स पहला तो ये है कि सेक्टर बढ़िया तो है, डिमांडिंग भी है, पर हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्लेयर्स भी हैं। तो क्या है कि कंपटीशन होने के कारण कभी कभार प्राइसिंग का इफेक्ट भी पड़ता है। कभी कभार धागा मान लो इस कंपनी से ले तो कोई उस कंपनी से भी ले सकता है, ऐसा कंपटीशन चलता रहता है। और अभी सेम ऐसा भी हुआ है, इसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली क्योंकि हो सकता है ऑर्डर वगैरह कम मिले हों। बाकी ये फाइनेंशियली अभी वीक नजर आ रही है, मतलब हो सकता है, मैंने आपको बताया सेक्टर कंपटीटिव है, इस कारण फाइनेंशियल्स भी वीक अभी नजर आ रहे हैं। FY24 में मतलब रेवेन्यू डाउन हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन्स घटे हैं, तो ये नेगेटिव है। उसके अलावा इसके ऊपर डेट काफी ज्यादा है, उधारी काफी ज्यादा है, आईपीओ के बाद भी उधारी रह जाएगी। ये कुछ बड़े नेगेटिव्स हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी नजर आ रही है अगर इसके फाइनेंशियल सुधरते हैं। और फाइनेंशियल सुधारने में क्या है कि 1-2 साल अगर ये लगाती है, 1-2 साल में कितने होते हैं, 8 क्वार्टर होते हैं, 8 क्वार्टर तक लगातार अच्छा रिजल्ट देती है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो मुझे लगता है कंपनी का विश्वास थोड़ा, मतलब इन्वेस्टर्स के अंदर विश्वास जगेगा। तो उसके लिए इसको अपना मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेगी तो मुझे लगता है कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। बाकी आज की कंडीशन में देखें तो थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। हाँ, कोई वैल्यूएशन के हिसाब से रिस्क लेना चाहता है, उसके ऊपर दाव लगाना चाहता है तो वो अलग चीज है, वो आपका मतलब सोचना होगा कि भाई क्या होता है कि भाई जो लोग रिस्क लेते हैं सोच समझ के, जो भी आपका सोचना होता है, किसी फैक्टर पे रिस्क लेते हैं, किसी को कभी कभार फायदा भी मिल जाता है, कभी कभार लॉस भी होता है। जैसे काफी लोगों ने क्या है कि साई लाइफ साइंस के अंदर रिस्क लिया था, सेम उसी टाइप का है।
तो वो आपको सोचना है कि अब आपको क्या करना है, आप लोग क्या करेंगे, क्या SIP में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, और बाकी मैं इस पर अपडेट आपको देता रहूंगा, तो हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा है, सारी डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।